या बड़ी चुनौतियां चल रही है। अब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को कौन सी सूची पे, राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची, पदावधि के दौरान क्या हो जाएगा, बाद में प्रारंभ हो सकता है। ऐसे में किसी ने बोला सर ऐसे तो राष्ट्रपति अपनी पत्नी का शोषण करेगा। मैंने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल बनते हैं 75 वर्ष की आयु के, और वो क्या ही शोषण करेंगे, है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया बताओ, आर्टिकल 361। उसके बाद में क्या लिखा है बताओ, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां बताओ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, मतलब राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर है। कौन सी पावर बताओ, एग्जीक्यूटिव पावर। सबसे पहले तो अभी कल ही आर्टिकल पढ़ा है, एक कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 154। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, राज्यपाल। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से पूरा करेगा। लेकिन इस आर्टिकल से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि राज्यपाल कब स्वयं कार्य करेगा और कब अपने मतलब की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 163 का क्लोज 1। आर्टिकल 163 का क्लोज 1 ये कहता है कि संविधान के अनुसार जहाँ जहाँ राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है, वहाँ वहाँ तो वो कैसे कार्य करेगा, अपने विवेक से। लेकिन जहाँ जहाँ राज्यपाल को कैसे कार्य करना है, एड एंड एडवाइस से, यानी कि सलाह एवं सहायता से कार्य करना है, वहाँ वो कैसे कार्य करेगा, सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। किसकी सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह एवं सहायता से क्या करेगा, कार्य करेगा। और इस मंत्री परिषद का कप्तान या प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अब आप इतना याद रखें कि वो विवेक से कब कार्य करेगा। कल ही मैंने बताया था राज्यपाल की कैसी भूमिका, दोहरी भूमिका। तो जब जब राज्यपाल संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, तब तब कैसे कार्य करेगा, विवेक से। लेकिन जब जब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा, तब तब वो कैसे कार्य करेगा, सलाह एवं सहायता से। किसकी सलाह एवं सहायता से, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा बताओ, कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अगले पेज पे चलो, अगला पेज कौन सा बताओ, आर्टिकल 166 का क्लोज 1। आर्टिकल 166 का क्लोज 1 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां, राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां किसके नाम से की जाएगी, राज्यपाल के नाम से। इसका मीनिंग है कि राज्य में शासन एवं प्रशासन के जितने भी कार्य होंगे किसके नाम से होंगे। इसीलिए राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का कैसा प्रधान कहते हैं, नाम मात्र का प्रधान, क्योंकि नाम किसका चल रहा है, इसलिए कैसा प्रधान है बताओ, नाम मात्र का प्रधान। इसके अलावा एक आर्टिकल है 166 का, कौन सा क्लोज बताओ, क्लोज 3। इसमें क्या लिखा है कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल क्या करेगा, राज्य सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए या राज्य सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के क्या बनाएगा बताओ, नियम बनाएगा। मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के क्या बनाएगा बताओ, नियम बनाएगा। याद रखो, मंत्रियों के बीच में जो कार्य आवंटन के नियम बनाए जाएंगे किसके नाम से बनाए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से। किसके नियम से बनाए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से। इसके अलावा राज्य की शासन एवं प्रशासन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो भी किसके नाम से चलेगी, राज्यपाल के नाम। ठीक है, ये आर्टिकल, इन आर्टिकल के पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का केवल कैसा प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन है, कौन है बताओ, मुख्यमंत्री या क्या है बताओ, मंत्री परिषद है। तो ये हो गया कौन सा। उसके बाद में विश्लेषण लिखा है ना, तो विश्लेषण में यही लिखा हुआ है। उसके बाद में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि राज्य की से संबंधित
राज्य से संबंधित जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राज्य से संबंधित कौन से पदाधिकारी बताओ? संवैधानिक पदाधिकारी। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? राज्य से संबंधित जितने भी कौन से आयोग है बताओ? संवैधानिक आयोग। राज्य से संबंधित कौन से आयोग बताओ? संवैधानिक आयोग। और अगला लिखा है कि राज्य से संबंधित जितने भी सांविधिक आयोग है, राज्य से संबंधित कौन से आयोग बताओ? सांविधिक आयोग। इन सब के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के द्वारा। राज्य में कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? और राज्य में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य में जितनी भी नियुक्तियां होनी है वो किसके नाम से की जाएगी? राज्यपाल के नाम से। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164 का क्लोज 1, ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की क्या होगी? नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा बताओ? राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन किसकी सलाह से? किसकी सलाह से बताओ? मुख्यमंत्री की सलाह से। तो याद रखना, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? नियुक्त होता है। वो विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में क्या होता है? नियुक्त होता है। मंत्री भी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में एक आर्टिकल है, देखो आर्टिकल 165, और आर्टिकल 165 में लिखा है हमारे यहाँ महाधिवक्ता के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में। किसके बारे में बताओ? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता, जो राजस्थान सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील होता है ना। तो राजस्थान सरकार के वकील या महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है? योग्यता यह है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। अगर महाधिवक्ता की मैं बात करूं, पहली बात तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। फिर इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है कि वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। फिर बताओ, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका कार्यकाल क्या है? प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत का कल मैंने मीनिंग बताया था। इसका मीनिंग है राज्यपाल इसको कभी भी धक्का देके क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। फिर बताओ, महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको देगा? महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र देगा किसको बताओ? राज्यपाल को। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। फिर अगला ये है कि हमारा जो महाधिवक्ता होता है, उस महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक होता है, ठीक है, महाधिवक्ता को वेतन भत्ते की बजाय क्या मिलते हैं? पारिश्रमिक। इसका मीनिंग है सरकार के जितने मुकदमे लड़ेगा उतना ही पेमेंट मिलेगा, है ना। और महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? याद रखना, विधानसभा के द्वारा नहीं। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा इसका कार्य क्या होगा? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देगा? सहायता देगा। इतना याद रख लो, महाधिवक्ता के बारे में जो कुछ निर्धारित करना है कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। वैसे ही देश में क्या होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी का सब कुछ निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन में पहले कई समय से बता रहा था और इस बार पूछ लिया गया कि याद रखना कि ये महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक होता है वो राज्य विधानमंडल निर्धारित नहीं करती है। कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 233। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 233। और आर्टिकल 233 में लिखे हुए हैं जिला न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश है? जिला स्तर पे जो न्यायाधीश होते हैं ना, उन न्यायाधीशों को कौन से न्यायाधीश बोलते हैं बताओ? जिला न्यायाधीश। इन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा।
लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल किसकी सलाह लेगा? हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की क्या लेगा बताओ? सलाह लेगा। तो ये तो कौन से पदाधिकारी हुए? संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी का सिंपल मीनिंग है जिनका उल्लेख किसमें है? संविधान में। कौन से पदाधिकारी? कौन कौन से याद रखना है? मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता और जिला न्यायालय के न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? फिर कौन से आयोगों की बात कर लेते हैं? कौन से आयोग की बात कर लेते हैं बताओ? संवैधानिक आयोग। कौन से आयोग बताओ? और एक तरफ कौन से आयोग लिखे हुए हैं बताओ? सांविधिक आयोग। एक तरफ कौन से आयोग लिखे हैं? सांविधिक आयोग। अगर मैं बात करूं कौन से आयोगों की बताओ? संवैधानिक आयोगों। सिंपल भाषा में वह आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है वो कौन से आयोग कहलाएंगे? संवैधानिक आयोग। कौन से आयोग कहलाएंगे? संवैधानिक। और हमारे देखो आर्टिकल 315 से लेकर हम 323 तक पढ़ेंगे आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी का उल्लेख किसमें हुआ? तो आरपीएससी कैसी संस्था हुई? तो आर्टिकल 316 के तहत। किस कौन से आर्टिकल के तहत? हम आरपीएससी के पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो वैसे याद हो जाएंगे। आर्टिकल 316 के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। इसके अलावा देखो आपने पढ़ रखा होगा एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन की सहायता से हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन की सहायता से भारतीय संविधान कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A। भाग 9 का नाम है पंचायतें और भाग 9A का नाम है नगर पालिकाएं। जो पंचायतों वाले आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल से कौन से तक है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। जबकि जो शहरों वाले आर्टिकल है, जो नगरीय निकाय के आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 क्या बताओ? जेड जी। कौन से आर्टिकल तक है? जेड जी। याद आपको होगा पंचायतों के आर्टिकल को ऐसे याद रखना है। पंचायतें कहाँ चलती है? गाँवों में। गाँव में किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ओ जी, इधर आना जी। तो कौन से आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। शहर में आते ही आप क्या ढूंढते हैं? पीजी। शहर में आते ही क्या ढूंढते हैं? तो शहर वाले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक। तो इस आर्टिकल में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 कैपिटल के, और इस आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका उल्लेख किया गया है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? संविधान में। तो उसके अध्यक्ष की या उसकी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा एक आर्टिकल है आर्टिकल 243 आई एंड वाई। कोई आई थी क्या? इनकम आई। आई का मतलब कौन आई बताओ? इनकम। आई एंड वाई। इसका मीनिंग है, इसमें उल्लेख है राज्य वित्त आयोग का। किसका उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 आई में और वाई में। लेकिन इसमें नियुक्ति वाली बात कहाँ पे लिखी है? आर्टिकल 243 आई में। कि आर्टिकल 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये आयोग हम पढ़ेंगे वैसे ही अलग अलग, ठीक है? तो तब याद हो जाएंगे। फिर कौन सा आयोग है बताओ? सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग का मीनिंग होता है इन आयोगों का उल्लेख कहाँ नहीं है बताओ? संविधान में नहीं। इन आयोगों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? या तो संसद विधि बनाकर कर दे या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर गठन कर दे। उन आयोगों को हम कौन से आयोग बोलते हैं? सांविधिक आयोग। अब इस सांविधिक आयोग में जैसे एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका गठन संसद के द्वारा किया गया है, संसद के कानून के तहत किया गया है। तो ये कैसा आयोग हुआ? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। इसके अलावा राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ये भी एक सांविधिक आयोग है। तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? एक राजस्थान में लोकायुक्त है, लोकायुक्त की भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। इसके अलावा एक कौन है हमारे यहाँ पे? राज्य महिला आयोग, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी वाले जो बात लिखी है
पेज में नीचे ही नीचे देखो आप किस किस का कुलपति कौन कौन होता है। पहला तो मेरे को स्टेटमेंट बताओ, क्या राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल होता है क्या? कौन से का होता है? सुन लो, हाँ अब सुन लो। पहली बात है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, के विश्वविद्यालय का मतलब है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है। राज्य के विश्वविद्यालय का मतलब क्या हो गया? जो कौन सी यूनिवर्सिटीज है बताओ? स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका कुल धन अधिधन पति, कुलाधिपति। इसका मीनिंग है जो सभी पतियों से क्या है? ऊपर है, उसको हम क्या बोलेंगे? कुलाधिपति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चांसलर। ये चांसलर कौन होता है बताओ? राज्यपाल होता है। केवल कौन सी यूनिवर्सिटीज का? स्टेट यूनिवर्सिटीज का, राज्य की विश्वविद्यालयों का। लेकिन इनका जो वाइस चांसलर होता है, जो कुलपति होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब जैसे पिछली सीईटी के एग्जाम में कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। केवल कौन से? राज्य के विश्वविद्यालय, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनका चांसलर ही केवल कौन होगा? राज्यपाल होगा। फिर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनका चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति। और इनके वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा आपके लिखा होगा कि एक विश्व भारती, हाँ क्या हो गया? अच्छा हाँ, पहले वो लिखा है क्या? हमारे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है बताओ? जोधपुर। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसका चांसलर कौन होता है? इसका चांसलर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे? राजस्थान में, जोधपुर में है ना। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। और इसका चांसलर कौन होगा? हाई कोर्ट का कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। लास्ट में फैक्ट लिखा हुआ है कि एक कोई विश्व भारती और एक कोई शांति निकेतन है ना। ये दो यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनका चांसलर कौन होता है? प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री भी हमारे सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है? विश्व भारती का और शांति निकेतन का चांसलर कौन होता है? एक नोट लिख लो नीचे जो आगे लिखा है, जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका चांसलर कौन नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होता है। नोट लिख लो, निजी विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल नहीं होता है। निजी विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन नहीं होता है? निजी विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल है, कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। निजी विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन नहीं होता है बताओ? राज्यपाल नहीं होता है। हाँ नहीं, मतलब उतना आपको डिटेल में जाने नहीं है, इतना बेस याद रखना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन नहीं होता है बताओ? धीरे से अगले पेज पे आइएगा, और ये पेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे भाग बता देता हूँ आपको। देखो, भारतीय संविधान का एक भाग आता है, भाग 18। भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भाग 18। जिस प्रकार से 18 वर्ष की आयु कैसी आयु होती है? आपातकालीन आयु होती है। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 18 में कौन से प्रावधान लिखे हुए हैं? आपातकालीन प्रावधान। कौन से प्रावधान है? और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल बताओ? 3 आर्टिकल। एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? आपातकाल की उद्घोषणा, जिसको हम बोलते क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या लिखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे हम बोलते क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? और हम बोलते भी क्या है? अभी हमें कौन सा पढ़ना है? देखो, हमारे देश में कल भी मैंने बताया कि सर्वोच्चता किसकी है बताओ? संविधान की। तो चाहे संघ सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, सभी को किसके अकॉर्डिंग कार्य करना है?
संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करना है। लेकिन मान लो कि कोई राज्य की सरकार संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करे, इसका मीनिंग है उस राज्य में क्या हो गई है, उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो गई है, विफलता हो गई है। उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो गई है, विफलता। और यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो जाए, विफलता हो जाए, यदि किसी राज्य में किसकी विफलता हो जाए, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में या ये जो राज्य का राज्यपाल है या तो रिपोर्ट बना के भेज दे, या राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट बना के नहीं भेजे तो भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर किसी राज्य में कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है, 356 का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। किस आधार पे प्रयोग करेगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या बताओ, विफलता। मतलब सिंपल भाषा में संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग अगर मान लो भजनलाल शर्मा की सरकार कार्य नहीं करे तो राजस्थान में कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, 356 का प्रयोग होगा। और आर्टिकल 356 का प्रयोग होते ही होगा क्या, सबसे पहले तो राज्य का मुख्यमंत्री और उसकी टीम, क्या नाम है बताओ, मंत्री परिषद, इनकी क्या कर देंगे बताओ, छुट्टी कर देंगे। किसको बेरोजगार बना देंगे बताओ, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद बेरोजगार हो जाएगी अगर राजस्थान में किसका प्रयोग हो जाए, आर्टिकल 356 का प्रयोग हो जाए ना। एक आर्टिकल 365 में इंडिया पॉलिटी में बताऊंगा, आर्टिकल 365 में लिखा हुआ है कि यदि राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करे तो ये माना जाएगा कि उस राज्य का शासन कैसे नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मान लो कि अमित शाह फोन मिलाए ममता दीदी को और ममता दीदी अमित शाह के नंबर को कौन सी लिस्ट में डाल दें, इसका मीनिंग है ये मान लिया जाएगा ममता दीदी किसकी नहीं सुन रही है, संघ सरकार की। ऐसी कंडीशन में पश्चिम बंगाल में किसका प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल 356 का प्रयोग हो जाएगा ना। तो अब मैंने कहा कि किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग होते ही सबसे पहले किसकी छुट्टी होगी बताओ, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में नंबर कौन डाल रहा है, इसका मीनिंग है पूरी गड़बड़ राज्य में कर कौन रहा है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। और ये वहीं पे जाके बैठ जाएंगे जहां से आए थे। कहां से आए थे, विधानसभा से। कहां से आए थे बताओ, विधानसभा, तो ये विधानसभा में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या आर्टिकल 356 के प्रयोग पर विधानसभा को भी विघटित किया जा सकता है क्या, हाँ, विधानसभा को भी क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। किसके प्रयोग पर, आर्टिकल 356 के प्रयोग पर। लेकिन विधानसभा को तब विघटित किया जाएगा जब संसद क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। संसद के अनुमोदन के पश्चात आर्टिकल 356 के प्रयोग की स्थिति में विधानसभा को भी क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। और अगर विधानसभा विघटित हो गई तो विधानसभा वाले सदस्य भी कहाँ चले जाएंगे, जहां से आए थे। और विधानसभा के सदस्य कहाँ से आए थे, घर से आए थे, कहाँ चले जाएंगे, अपने घर पे चले जाएंगे। उसके बाद में आर्टिकल 356 जब वापस हटेगा, नई विधानसभा के चुनाव होंगे और नए सदस्य क्या होंगे बताओ, चुन के आएंगे। ये तो थोड़ा बहुत मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन स्टेट पॉलिटी में हमें रटना क्या है, हमें याद करना है कि राजस्थान में अभी तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 4 बार। कितनी बार हुआ है बताओ, 4 बार। कब कब, पहली बार, दूसरी बार और ऐसे तीसरी बार और चौथी बार, ऐसे कितनी बार लगा है, 4 बार। आवाज गूंज रही है, मेरी आवाज मोटी है इसलिए गूंज रही है ना, आपको स्पीड ज्यादा लग रही होगी ना, अच्छा दूर कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो कब कब आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ है, पहला हुआ 1967 में, फिर हुआ 1977 में, फिर हुआ 1980 में, चौथा 92 से 93 ना, 92 से लेकर 93। पहले तो सन याद करो, पहला कब लगा, 67, इसके 10 वर्ष बाद में तीसरा राष्ट्रपति शासन, इसके 3 वर्ष बाद में 77 में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो
80 में, हाँ आप समझ रहे हैं वैसे। और चौथा कब लगा बताओ? 92 से लेकर 93 तक, याद हो गया? कब कब बताओ? 67, 77, 80, 92 से 93 तक। अब आप एग्जामिनर आजकल डेट भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ? डेट। डेट याद करते हैं। देखो पहले वाले की कब है बताओ? 13 मार्च। पहला वाले की कब है? 13 का डबल कितना होता है? 26। तो 13 मार्च से कब तक है? अब मार्च नहीं, लेकिन क्या है बताओ? अप्रैल। 13 मार्च से कब तक है? 26 अप्रैल तक है। पहला क्या याद हो गया? 13, 13 का डबल 26, मार्च से अप्रैल, तीसरे महीने से चौथे महीने तक, 13 तारीख से 26 तारीख। कौन सा वर्ष? 1967। दूसरा राष्ट्रपति शासन इसके 4 दिन बाद में, कितने अप्रैल बताओ? 30 अप्रैल। और ये हटा कब बताओ? 21 जून को। ये कब हटा बताओ? 21 जून को। ये इसके 4 दिन बाद में लगा, कब बताओ? 30 अप्रैल को। और हटा कब बताओ? 21 जून को। अभी याद करवा दूंगा। तीसरा वाला याद रखना है 17 फरवरी को। कब याद रखना है? और ये हटा कब बताओ? 5 जून को। बताओ 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण को क्या है? खतरा है। पर्यावरण को क्या है? 5 जून के साथ में कौन सी डेट है? 17 फरवरी। 5 जून के साथ में कौन सी डेट है? तो 21 जून के साथ में कौन सा अप्रैल हो गया? 21 जून के साथ में कौन सा अप्रैल है? 30 अप्रैल। इतनी डेट याद हो गई। देखो पहले 13 मार्च, 13 का डबल 26, उसके 4 दिन बाद में। अब ये डाउट है कि 21 जून किसके साथ में? तो 21 जून बताओ 30 अप्रैल के साथ में या खतरा फरवरी के साथ में? किसके पास में बताओ? 30 अप्रैल। खतरा फरवरी के साथ में कौन सी डेट है? खतरा किसको है? पर्यावरण को। ठीक है जी। अगला क्या हो गया बताओ? ये तो सिंपल ही है। 15 दिसंबर से लेकर कब तक बताओ? 3 दिसंबर तक। 15 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। याद हो गया? सन याद हो गया? डेट याद हो गई? फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जिस समय लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? दूसरा क्या याद करना है? राज्यपाल। पहले तो याद रखोगे कि हमारे संपूर्ण राजस्थान में, कौन से राजस्थान में? संपूर्ण राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन किसके समय लगाया गया? संपूर्णानंद के समय लगाया गया। संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन हटाने का हुक्म किसके समय दिया गया? सरदार हुक्म सिंह के समय। पहला राष्ट्रपति शासन हटाने का हुक्म किसके समय दिया गया? सरदार हुक्म सिंह के समय। याद हो गया? संपूर्ण राजस्थान में लगा किसके समय? हटा किसके समय? हुक्म सिंह। दूसरा याद करो, दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल का नाम याद करवाया था कल? वेदपाल त्यागी। दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल के समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति शासन हटा कब? दूसरा मतलब हटा किसके समय? मतलब हटाया किसने? रघुकुल तिलक ने तिलक लगा के हटा दिया। कौन सा शासन? दूसरा राष्ट्रपति शासन। लेकिन तीसरे के समय कौन? रघुकुल तिलक। जब लगा तब भी रघुकुल तिलक, जब हटा उस समय भी कौन बताओ? रघुकुल तिलक। जब लगा उस समय भी रघुकुल तिलक, हटा उस समय भी कौन बताओ? रघुकुल तिलक। चौथे के समय कौन है बताओ? डॉक्टर एम चेना रेड्डी। कौन है बताओ? एम चेना रेड्डी। और जिस समय हटा उस समय कौन है? कोई अच्छा आदमी हटाएगा, इसका नाम है क्या बताओ? बलीराम भगत। कौन है बताओ? बलीराम भगत। लेकिन बीच में एक और आया है, कौन? याद आ रहा है? कल स्वरूप सिंह के बाद में एक नाम याद करवाया था, धनिकलाल मंडल। अरे स्वरूप सिंह के बाद में राजस्थान में कौन आया था? तो ऐसे बताओ राजस्थान में कितने राज्यपालों का संबंध राष्ट्रपति शासन से रहा है? 7। 1 2 3 फिर 4 4 4, एक ही है ना ये तो। फिर 5 6 और 7, कितने का? 7 का। फिर हमें यह भी याद रखना है कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे। देखो इस समय तो हमारे यहाँ पे चुनाव हो रहे थे और किसकी सरकार थी बताओ? मोहनलाल सोकाड़िया की। मतलब सरकार, मतलब चुनाव हुए थे, पिछली बार से किसकी सरकार चल रही थी? मोहनलाल सोकाड़िया। 1977 में किसकी सरकार? हरिदेव जोशी। किसकी सरकार है? और हरिदेव जोशी की सरकार को क्या कर दिया गया? बर्खास्त। मैंने कहा ना भाई, राष्ट्रपति शासन लगते ही मुख्यमंत्री को क्या कर देते हैं? बर्खास्त। 1980 में किसकी सरकार थी बताओ? भैरू सिंह शेखावत। किसकी सरकार बताओ? भैरू सिंह। यहाँ पे भी किसकी सरकार बताओ? भैरू सिंह शेखावत की सरकार। बताओ राष्ट्रपति शासन के दौरान सर्वाधिक बार किसकी सरकार बर्खास्त हुई?
भैरू सिंह शेखावत की सरकार। कितनी बार बताओ? अब देखो, पहला राष्ट्रपति शासन इसलिए लगा था क्योंकि हमारी चौथी विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या नहीं मिल पाया बताओ? स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया, तो विधानसभा क्या नहीं हुई बताओ? विघटित नहीं हुई। इस राष्ट्रपति शासन में विधानसभा क्या नहीं हुई? विघटित नहीं हुई। बाकी विधानसभा में क्या हुई बताओ? बाकी राष्ट्रपति शासन में विधानसभाएं क्या हुई? विघटित हुई। जैसे यहाँ पे चौथी, यहाँ पे कौन सी विधानसभा बताओ? पांचवी विधानसभा को क्या कर दिया गया बताओ? विघटित कर दिया गया। यहाँ पे कौन सी छठी विधानसभा को क्या कर दिया गया? विघटित कर दिया गया। और यहाँ पे कौन सी? तो बताओ, राष्ट्रपति शासन के दौरान कितनी बार विधानसभाएं विघटित हुई? शासन कितनी बार लगा, लेकिन विधानसभाएं कितनी विघटित हुई? कौन कौन सी? पांचवी, छठवीं और नौवीं। कौन कौन सी? पांचवी, छठवीं और नौवीं। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सर्वाधिक अवधि का कौन सा राष्ट्रपति शासन है और न्यूनतम कौन से? तो याद ऐसे रखना है, सबसे न्यूनतम 1 वाला है, उसके बाद में कौन सा है? 2 वाला है, उसके बाद में कौन सा है? 3 वाला, उसके बाद में कौन सा है? चौथा वाला। पहला वाला राष्ट्रपति 44 दिन का है, जबकि लास्ट वाला कितने दिन का है? 354 दिन का। ठीक है। उसके बाद में एक नोट में आपके बात लिखी है कि जब 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि राजस्थान में कौन सा शासन लगा दिया था? राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। आगे बढ़िएगा। आगे राज्यपाल की कौन सी शक्तियां बताओ? विधायी शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां बताओ? विधायी शक्तियां। अब राज्यपाल की विधायी शक्तियों में सबसे पहला कौन सा आर्टिकल लिखा है बताओ? आर्टिकल 168। यानी कि लेजिस्लेचर पावर पढ़ने वाले हैं, विधायी शक्तियां पढ़ने वाले हैं। विधायी शक्तियों का सिंपल मीनिंग है ऐसी शक्तियां जो राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं। अब राज्य विधानमंडल क्या बनाती है? कानून बनाती है। ऐसी शक्तियां जो कानून बनाने से संबंधित हैं, या ऐसी शक्तियां जो विधानसभा से संबंधित है, विधान परिषद से संबंधित है, वो सभी शक्तियां किस में आएगी बताओ? जैसे आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 का नाम क्या लिखा है बताओ? राज्य विधानमंडल का गठन। किसका गठन बताओ? राज्य विधानमंडल का गठन। याद रखना, राज्य विधानमंडल का गठन किस किस के मिलने से होगा? एक तो राज्यपाल, और कितने सदन हो सकते हैं? 2 सदन भी हो सकते हैं और 1 सदन भी हो सकता है। याद रखना, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या है? अंग है या सदस्य है? अभिन्न अंग और अंग एक ही बात है ना। कुल मिला के इतना याद रख लेना कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या है? अंग है। क्या नहीं है? सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है। अंग क्यों है? क्यों इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कानून कब, कोई विधेयक कब अधिनियम बनेगा? जब कौन अनुमति देगा? राज्यपाल अनुमति देगा। ठीक है। इसके अलावा जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय राज्यपाल क्या जारी कर देगा? अध्यादेश जारी कर देगा। इसीलिए राज्य विधानमंडल का अंग कौन है? राज्यपाल। सदन कितने हैं बताओ? 2 सदन। एक सदन का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। कौन सा सदन रखना अनिवार्य है? विधानसभा। जैसे राजस्थान में कौन सा सदन है? विधानसभा। कौन सा सदन रखना अनिवार्य नहीं है? विधान परिषद को रखना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है। आगे पढ़ाऊंगा मैं विधानसभा और विधान परिषद। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में कौन सा आर्टिकल लिखा है? आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 में क्या है कि हमारा जो राज्यपाल है, कौन सा पाल बताओ? राज्यपाल क्या कर सकता है? विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना बताओ? 1/6 सदस्य क्या कर सकता है बताओ? मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना बताओ? 1/6 सदस्य क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। इनके मनोनीत का आधार क्या होगा? देखो, आधार होगा साहित्य, फिर क्या होगा? विज्ञान, फिर क्या होगा? कला, फिर क्या होगा? समाज सेवा। ये तो आपने ऐसे पढ़ रखा होगा। राज्यसभा में ये 4 आधार पर मनोनीत होते हैं, नहीं होते हैं? यहाँ पे एक नया आधार है, सहकारिता आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताओ? सहकारिता आंदोलन।
कितने, 6 सदस्य या 1/6? याद रखना एग्जाम में जाते जाते ये 6 हो जाएंगे, इसलिए याद क्या रखना है बताओ, 1/6 सदस्य। नॉमिनेटेड करेगा कौन बताओ, राज्यपाल। कितने आधारों पे, 5। सीक्वेंस याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। समाज सेवा से जस्ट ऊपर क्या है, सहकारिता आंदोलन। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 171। आगे विधानसभा में पूरा पढ़ेंगे इसको, है ना। फिर अगला आर्टिकल एक आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 क्या कहता है कि हमारे यहाँ राज्यपाल, कौन सा पाल बताओ, राज्यपाल विधानसभा में क्या कर सकता था, एक एंग्लो इंडियन, कितना एंग्लो इंडियन है, एक एंग्लो इंडियन क्या कर सकता था बताओ, मनोनीत कर सकता था। एंग्लो इंडियन का मतलब आप जानते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट। एंग्लो इंडियन का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, हाइब्रिड प्रोडक्ट, जिसमें उसके पिताजी कहाँ के होने चाहिए, यूरोप के। बच्चे के पिताजी कहाँ के, यूरोप के, और माताजी कहाँ की, भारतीय। उसको हम क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। तो राज्यपाल कितना एंग्लो इंडियन विधानसभा में मनोनीत कर सकता था, एक। लेकिन कई बार आपने पढ़ा होगा 104वां संविधान संशोधन 2019 से यह प्रावधान समाप्त नहीं हुआ है, अपितु क्या हो गया है, अप्रभावी हो गया है, या क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। इतनी बात क्लियर है। अगला फैक्ट याद रखना है, क्या राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा अभी तक कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत किया गया, कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत है, ये फैक्ट याद करके जाना है, वरना एग्जाम में लगेगा 3-4 तो मनोनीत किए ही होंगे, है ना। एक भी एंग्लो इंडियन क्या नहीं किया है, मनोनीत नहीं किया है। फिर 3 आर्टिकल एक साथ पढ़ाता हूं, कौन कौन से आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176। आर्टिकल 174 में क्या लिखा है कि राज्यपाल, कौन सा पाल बताओ, राज्यपाल क्या कर सकता है, समय समय पर हमारा जो राज्य विधान मंडल है, कौन सा मंडल बताओ, राज्यपाल समय समय पर राज्य विधान मंडल के सत्र को क्या कर सकता है, सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। और 5 वर्ष से पूर्व ही, 5 वर्ष से पूर्व ही विधानसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। कौन, सिंपल भाषा में, कोचिंग के अंदर नया बैच कब स्टार्ट होगा, एकलव्य बैच कब स्टार्ट होगा, ये डिसाइड कौन करेंगे, टीचर या मैनेजमेंट। राज्य का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, राज्यपाल। तो राज्यपाल ही डिसाइड करेगा कि आपका सेशन है कब स्टार्ट होगा। इसके अलावा आपका बीच कब कंप्लीट होगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा, राज्यपाल या मैनेजमेंट ही बताएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके बीच को बीच में ही क्या करना पड़े, रोकना पड़े, विघटित करना पड़े, ये भी टीचर बताएंगे या मैनेजमेंट वाले। और राज्य का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, राज्यपाल। क्या क्या बातें बताई, सत्र कब प्रारंभ होगा, कौन बताएगा, मतलब विधानसभा का और विधान परिषद का सत्र कब प्रारंभ होगा, ये कौन बताएगा, राज्यपाल। इसके अलावा सत्र का अवसान या सत्र की समाप्ति कब होगी, कौन बताएगा। अगर 5 वर्ष से पूर्व ही विधानसभा को विघटित करना है तो ये भी कौन बताएगा, अर्थात विधानसभा की ट्रेन को अगर 5 साल से पहले रोकना है, अगर विधानसभा की ट्रेन को 5 साल से पहले लाल झंडी दिखानी है तो कौन दिखाएगा, राज्यपाल। फिर अगला आर्टिकल कौन सा है, इसमें इतना याद रख लो, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, राज्यपाल का अधिकार। किसका अधिकार है, आर्टिकल में याद क्या रखना है, राज्यपाल का अधिकार। क्वेश्चन यही आएगा कि कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के लिए अधिकार शब्द लिखा है, शक्ति शब्द नहीं लिखा है। कौन सा, जैसे अभी आर्टिकल 154 पढ़ के आए, उसमें क्या लिखा था, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 161 में क्या लिखा है, राज्यपाल के समाधान की शक्ति। आर्टिकल 213 में क्या लिखा है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लेकिन इस आर्टिकल में शक्ति शब्द नहीं लिखा है। किस बात का अधिकार है, पहली बात तो किसका, एक संदेश भेज सकता है, कभी भी मैसेज भेज सकता है, किसको, राज्य विधान मंडल को। राज्यपाल अगर मैसेज भेजेगा तो आपको नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, विधान मंडल को। तो राज्यपाल के पास में मैसेज भेजने का जो अधिकार है कौन से आर्टिकल के तहत है,
लेकिन बताओ आपके पास मैसेज भेजने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत है? मैसेज में अगर आप कुछ लिख के भेज रहे हैं, इसका मीनिंग है आप वहां की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तब वो है आर्टिकल 19। लेकिन मैसेज में अगर आपने अपनी पिक भेजी है तो इसका मीनिंग आपने प्राइवेसी भेजी है, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है ना। हाँ, निजता का अधिकार। इसके अलावा दूसरा है कि राज्यपाल को किसका अधिकार है बताओ? अभिभाषण देने का अधिकार। किसका अधिकार बताओ? अभिभाषण। अभिभाषण वाला कौन सा आर्टिकल में लिखा है? अरे कौन से में? फिर कौन सा आर्टिकल है बताओ? आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में क्या लिखा है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। किसका विशेष अभिभाषण बताओ भाई? विशेष अभिभाषण है तो क्या सामान्य स्थिति में देगा या विशेष स्थितियों में देगा? राज्यपाल के द्वारा जो स्पेशल एड्रेस होता है वो दो विशेष स्थितियों में होता है। अरे सिंपल बात है, स्पेशल एड्रेस मतलब जब भी नया बैच स्टार्ट होता है तो सेमिनार होता है, नहीं होता है? और फिर जब भी नया वर्ष होता है तो इस साल का नया वर्ष स्टार्ट हो गया तो भी मान लो मैनेजमेंट वाले सेमिनार के लिए आ सकते हैं, नहीं आ सकता बीच में? तो विशेष अभिभाषण दो विशेष स्थितियों में होगा। एक तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र। सामान्यतः जब भी बजट सत्र होता है तो कौन अभिभाषण देने के लिए आता है? राज्यपाल। दूसरा कब आता है? दूसरा आता है कि प्रत्येक नई विधानसभा के गठन के पश्चात। कब? प्रत्येक नई विधानसभा के गठन के पश्चात आयोजित होने वाले प्रथम सत्र में। जैसे इस बार 16वीं विधानसभा गठित हुई, जैसी 16वीं विधानसभा गठित हुई तो कौन अभिभाषण देने के लिए आया? राज्यपाल। यहाँ पे आपने ऐसा पढ़ाया मैंने, जहाँ कहीं पे भी राज्यपाल या राष्ट्रपति अभिभाषण देने के लिए आता है वहाँ पे वो सदनों के दोनों सदनों को एक साथ क्या करता है? दोनों सदनों को एक साथ क्या करता है? संवेद करता है। दोनों सदनों को क्या करता है? एक साथ संवेद करता है, असेंबल टुगेदर करता है। लेकिन राजस्थान में क्या दो सदन है क्या? राजस्थान में तो एक ही सदन है, तो एक सदन में क्या देगा? विशेष अभिभाषण देगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे जो विशेष लिखा है ना, राजस्थान विशेष, क्वेश्चन उसमें लिखा है राजस्थान विशेष में कि राजस्थान के कितने राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने दो विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण दिए। ये फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के कितने राज्यपालों ने दो विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण दिए? पहली बात तो आरंभिक अभिभाषण का मीनिंग क्या है? जब विधानसभा नई विधानसभा गठन हुई थी उस समय जिसने भाषण दिया था उस भाषण को कौन सा अभिभाषण बोल रहे हैं? आरंभिक अभिभाषण। ये मीनिंग समझ गए? कितने राज्यपालों ने दिया? 3। कौन कौन सा? एक तो देखो गुरुमुख निहाल सिंह, एक तो कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरा कौन है? सरदार हुकम सिंह। और एक कौन है? रघुकुल तिलक। देखो इसने कब दिया? 1957 वाली और 1962 वाली विधानसभा में किसने अभिभाषण दिया? गुरुमुख निहाल सिंह ने। फिर जब 1967 वाली और 1967 के बाद में जब 1972 वाली विधानसभा आई तो किसने अभिभाषण दिया? सरदार हुकम सिंह ने। फिर उसके बाद में 1977 वाली में और 1980 वाली में किसने अभिभाषण दिया? रघुकुल तिलक। 1957 से बाद में जो भी कंटिन्यू विधानसभा है तो उनमें कौन अभिभाषण दे रहे हैं? 2-2। इसके अलावा एक फैक्ट और लिखा है, राजस्थान का ऐसा कार्यवाहक राज्यपाल जिसने क्या दिया था बताओ? आरंभिक अभिभाषण दिया था, उसका नाम है नवरंग लाल टिब्रेवा। याद आ रहा है किसको नया रंग लगाया था? किसको शपथ दिलाई थी? अशोक गहलोत। और इस नवरंग लाल टिब्रेवाला ने 1999 में विधानसभा में कौन सा अभिभाषण दिया बताओ? आरंभिक अभिभाषण दिया। बढ़िएगा धीरे से आगे। कौन सा आर्टिकल बताओ? आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। कौन सा आर्टिकल बताओ? आर्टिकल 200। पहले तो बताओ कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? किसकी अनुमति के बाद बनता है? कोई विधेयक, विधेयक का मतलब जानते हैं आप? कच्चा कानून। अधिनियम का मतलब पक्का कानून।
ऐसे कौन लोग हैं जो एकदम नए हैं, जो मतलब मेरे से पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं? आपको कुछ पता चल रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ऐसे लग रहा होगा बुलेट ट्रेन चल रही है ना। अब 4 घंटे में तो भाई राज्यपाल इसी स्पीड में पढ़ाया जाएगा ना। देखो आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक, विधानमंडल क्या पारित करेगी बताओ? विधेयक। राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक किसके पास में भेजा जाएगा? राज्यपाल के पास। किसके पास में भेजा जाएगा? अब विधेयक किसके पास में आ गया? राज्यपाल के पास में। जैसे ही विधेयक राज्यपाल के पास में आएगा, राज्यपाल के पास में कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प। ये नए वाले लोग चिंता मत करो, इन पुराने वाले लोगों को पॉलिटी आती है क्योंकि इन्होंने 8-10 महीने पॉलिटी पढ़ी थी। 12 महीने पॉलिटी पढ़ी थी क्या? तो यहाँ राज्य विधानमंडल के राज्यपाल के पास में कितना विकल्प होगा? 4 विकल्प। पहला विकल्प तो क्या है बताओ? अनुमति दे। पहला विकल्प क्या है बताओ? लेकिन कितने समय के भीतर अनुमति देगा इसका उल्लेख किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है। राज्यपाल 10 दिन में अनुमति देगा, 10 महीने में देगा, 10 वर्ष में देगा, इसका उल्लेख संविधान में। दूसरा विकल्प क्या है? वो क्या कर सकता है? अनुमति को क्या कर सकता है? रोक सकता है। दूसरा विधेयक आया, राज्यपाल ने फाड़ के फेंक दिया, मतलब अनुमति को क्या कर दिया? रोक सकता है। तीसरी बात है कि वो विधेयक को, कानून को राज्य विधानमंडल के पास केवल कितनी बार है? 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसको भेजेगा? विधेयक को, कानून को, कच्चे कानून को किसके पास में? विधानमंडल। कितनी बार बताओ? 1 बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद में अगर राज्य विधानमंडल पारित करके भेजेगी तो राज्यपाल अनुमति रोकेगा नहीं। इसका मीनिंग है बाद में क्या करेगा? अनुमति देगा। लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। कौन से विधेयक को? धन विधेयक को या मनी बल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प। कि मान लो कि विधेयक आया राज्यपाल ने और राज्यपाल ने कहा भाई साहब ये विधेयक तो मेरी औकात से ही बाहर है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर क्या नहीं करेगा? अनुमति नहीं देगा। अपितु राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है बताओ? आरक्षित कर सकता है। इसमें ये बात रट लो आप कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है? कौन से आर्टिकल के तहत बताओ? आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत। अब राज्यपाल सामान्यतः कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, ये कॉन्सेप्ट सुनिएगा। पहले तो आर्टिकल 200 में लिखा है कि ऐसा कोई विधेयक जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित हो रही है। किसकी शक्तियां प्रभावित हो रही है? तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से किसके विचार के लिए आरक्षित करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 200 में तो यही बात लिखी है, लेकिन इसके अलावा मान लो ऐसा कोई विधेयक है जिससे डीपीएसपी के प्रावधान क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। या ऐसा कोई विधेयक है जिससे अंतरराज्यीय व्यापार क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। या ऐसा कोई विधेयक है जिससे मान लो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राज्य विधानमंडल ने राज्य सूची की बजाय कौन सी सूची के विषय पे कानून बनाने का प्रयास किया है? संघ सूची के विषय पे। तो ऐसे कोई विधेयक होते हैं तो उन विधेयकों को राज्यपाल अनिवार्य रूप से किसके विचार के लिए आरक्षित करेगा? यह आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन सा विधेयक? ऐसा विधेयक जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हो रही है? सीमित हो रही है। जिससे डीपीएसपी के प्रावधान क्या हो रहे हैं बताओ? प्रभावित हो रहे हैं। जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। या जहां कहीं पे भी संविधान के प्रावधान के उल्लंघन की बात लगे। अब मान लो कि विधेयक किसके पास में चला गया है? राष्ट्रपति के पास में। जैसे ही विधेयक दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगा वैसे ही कौन से आर्टिकल की एंट्री? आर्टिकल 201 की एंट्री। कौन से आर्टिकल की एंट्री? आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास में उस विधेयक के पास में कितने विकल्प होंगे? 3 विकल्प। पहला विकल्प अनुमति दे, दूसरा विकल्प अनुमति रोक दे, तीसरा विकल्प यह है कि वह राज्यपाल को ऑर्डर देगा कि इस विधेयक को आप वापस किसके पास में भेजिएगा?
राज्य विधानमंडल के पास में भेजिएगा। फिर विधेयक दिल्ली से वापस कहां पे आ गया है? राजस्थान की विधानसभा में। फिर राजस्थान की विधानसभा को उस विधेयक को कितने महीने के भीतर पारित करके भेजना है? 6 महीने के भीतर। ये याद रखना है, कितने महीने के भीतर। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल के पास में पुनर्विचार के लिए भेजा है तो राज्य विधानमंडल उस विधेयक को कितने समय के भीतर पारित करके भेजेगी? कितने महीने के भीतर? 6 महीने। अगर किसी विधेयक को एक बार राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया है तो फिर उस विधेयक पर अंतिम अनुमति किसकी होगी? फिर राज्यपाल का कार्य केवल क्या है? उस विधेयक को दिल्ली से जयपुर लाना, जयपुर से दिल्ली लेके जाना। लेकिन अब विधेयक वापस किसके पास चला गया? अब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देगा, अनुमति रोकेगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, इसके संदर्भ में क्या है? संविधान मौन है। और जहां संविधान मौन है वहां पे मैं भी क्या हूं? मौन हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एक एग्जाम में से। क्वेश्चन ये था कि यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास में पुनर्विचार के लिए भेजा है और राज्य विधानमंडल ने इस विधेयक को पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या अनुमति देने के लिए बाध्य है? क्या वो अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए भी। ठीक है, कल आप क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है हमारी? 2 बजे से। आप 1:55 पे क्लास में आ जाइए, मैं 1:55 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा कल।